नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब जड़ जोरू और जमीन को लेकर ही पूरी दुनिया में हर तरह के अपराध होते रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में लोग बदल गए हैं, लोगों का दिमाग बदला है, तो क्राइम का माइंडसेट भी बदल गया है। आज अपराधी नहीं, खून का रिश्ता ही कातिल बन गया है, वो भी ऐसा जैसा कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। उनकी बर्बरता हद तक तो पहुंच गई है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उस तरह के अपराध अब आज सामने आ रहे हैं, जिसमें बेटा मां को मारकर लाश को दीवान में बंद कर देता है, तो कोई सगा भाई बहन को करंट से तड़पा कर मौत के घाट उतार दे रहा है। कोई पति से जरा सा विवाद में अपने नन्हे बच्चों को जहर देकर मार दे रहा है। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम, इन दोनों ने तो 7 जन्मों के रिश्तों का ही गला घोट दिया। रिश्तों के मर्डर में प्लान और गुस्सा दोनों दिख रहा है। ये क्या है? क्या इन अपराधों में समाज में खतरे की घंटी नहीं बज रही है? इसी पर एजेंडा में हम आज व्यापक चर्चा और लोगों के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ पहले मेहमान पूर्व आईपीएस रतन कुमार श्रीवास्तव जी होंगे। आप कानपुर, हमीरपुर समेत कई शहरों में पुलिस प्रमुख रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं। दूसरी मेहमान डॉक्टर आराधना गुप्ता जी हैं। आप जीएसवी मेडिकल कॉलेज में मनोरोग की विशेषज्ञ हैं और बच्चों और किशोरों की मनोदशा को समझने में काफी विशेषज्ञ हैं। आप मेहमानों को नमस्कार और स्वागत है। जी नमस्कार। सवालों के क्रम में शुरू करने से पहले एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें कुछ घटनाएं हैं आपके सामने पेश हैं। पहला किस्सा, श्रद्धा वालकर मर्डर केस, दिल्ली 2022। रिश्ता प्रेमी प्रेमिका, हत्या का कारण झगड़े और संदेह। आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़ों में शव काटकर फ्रिज में रखा, फिर 18 दिनों तक धीरे धीरे जंगल में फेंकता रहा। लिव इन रिलेशन में भरोसे और मानसिक स्थिति की अनदेखी ने भयानक अंजाम दिया। केस नंबर 2, अंबाला सास बहू मर्डर केस, हरियाणा 2023। बहू ने कराई पति और सास की हत्या। हत्या का कारण अफेयर और संपत्ति विवाद। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास और पति को मौत के घाट उतार दिया। परिवार की अंदरूनी दरारें जब अपराध में बदलती हैं तो पूरा घर बिखर जाता है। केस नंबर 3, इंदौर भाई बहन केस, मध्य प्रदेश 2021। भाई ने बहन को मारा। हत्या का कारण प्रेम संबंध पर विरोध। बहन के मुस्लिम युवक से संबंधों को लेकर नाराज भाई ने गुस्से में बहन की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का दूसरा नाम झूठी इज्जत के लिए खून। केस नंबर 4, नागपुर आईआईटी कपल केस 2024। रिश्ता पति पत्नी। हत्या का कारण नौकरी में जलन और शक। पत्नी ने पति की तनख्वाह और ऑफिस महिला मित्र पर शक कर उसे नींद की गोलियां देकर मार डाला। आर्थिक असमानता और ईगो एक खुशहाल परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता है। केस नंबर 5, राजस्थान लव मैरिज मर्डर केस, जयपुर 2022। रिश्ता प्रेम विवाह, फिर पति ने पत्नी की हत्या की। हत्या का कारण शक और घरेलू हिंसा। पत्नी ने पुलिस को कई बार शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक रात पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। घरेलू हिंसा को इग्नोर करना जानलेवा साबित हुआ। केस नंबर 6, बिहार दोस्ती का कत्ल, पटना 2023। रिश्ता गहरे दोस्त। हत्या का कारण पैसे का विवाद। डिटेल, 15 साल पुराने दोस्त ने अपने ही मित्र को 2 लाख रुपए के झगड़े में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्ती में पैसे और ईगो का जहर घातक होता है, ये सिद्ध हुआ। केस नंबर 7, यूपी प्रेमी जोड़े की आत्महत्या नहीं, मर्डर, कानपुर 2022। रिश्ता प्रेमी प्रेमिका। हत्या का कारण लड़की के परिवार की नाराजगी। पहले दावा किया गया कि दोनों ने आत्महत्या की, बाद में जांच में सामने आया कि लड़की के भाइयों ने दोनों की हत्या कर दी। जब रिश्तों पर समाज का जहर चढ़ता है तब जाने जाती हैं। पुणे टीचर मर्डर केस 2023।
रिश्ता स्टूडेंट टीचर। हत्या का कारण रिजल्ट को लेकर गुस्सा। छात्र ने परीक्षा में फेल होने पर अपनी महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी। मानसिक संतुलन और गुस्से की अस्वीकार्यता को गंभीरता से लिया। कानपुर मां की हत्या, केस नंबर 9, जून 2025। हत्या का कारण तेज गाना सुनने पर मां ने स्पीकर तोड़ा तो बेटे ने मां की हत्या कर शव दीवार में भर दिया। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाली घटना। गुस्से में मानसिक संतुलन खो रहे बच्चे। सबसे संवेदनशील मां बेटे के रिश्ते में जब गुस्सा और नफरत सामने आ जाए तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। रतन सर, आपने देखा और डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, तमाम घटनाएं हैं। पहले मैं आपसे रतन सर आपसे पूछना चाह रहा था, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की घटनाओं को वर्कआउट करना कितना कठिन है? बड़ा चैलेंजिंग जॉब है ये। ये एक्चुअली इसे हम प्रोफेशनल क्राइम में नहीं लेते हैं। ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का क्राइम होता है, मतलब सोशल क्राइम एक तरह से होता है जी, क्योंकि ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं। और इसमें पुलिस के लिए चैलेंजिंग रोल ये होता है कि घर का आदमी विटनेस है, घर का आदमी कंप्लेनेंट है, घर का आदमी ही प्रोसिक्यूटर है, और घर के आदमी को ही गिरफ्तार करना है, घर के आदमी से ही सारा स्टेटमेंट लेना है। तो चाहे जिस आवेश में, जिस कारण से, जिस मोटिव से, जिस इंटेंशन से घटना हुई हो, लेकिन पूछताछ में बड़ी समस्या आती है। कारण ये कि हर आदमी साइलेंट रहता है, क्योंकि उस समय उसकी भावनाएं, उस समय उसकी संवेदनाएं सुप्त हो जाती हैं और बड़ा शांत हो जाता है अपनी उद्देश्य को पूरा करने के बाद। जी जी। तो ये निश्चित रूप से कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ ने बेटे का मर्डर किया है, बेटे ने माँ का मर्डर किया है। अब आप किसको बागी बनाएंगे? और आज बागी अगर बनता भी है तो उसका कल का कोई हस्त्र क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कौन उसका विटनेस बनेगा? उसका कन्विक्शन क्या होगा? अल्टीमेटली एक टाइम आता है, आदमी सोचता है कि अब तो जो हो गया हो गया। तो जब तक कि कोई सेकंड पार्टी खड़ी नहीं रहती है किसी भी मुकदमे के प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन में, उसके स्पॉट इंस्पेक्शन में, उसके एनालिसिस में बहुत समस्या आती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद दोनों एक ही पार्टी होती है। ठीक है जी जी। तो ये चीज देखिए। हाँ जी जी। नहीं, आप बोलिए जी। अब जैसे एक बार मैं एक सेक्सुअल रिलेशन अपने फादर का अपनी बेटी से था, मैं जालौन में एडिशनल एसपी था जी। अब उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। अब समस्या ये थी कि अगर हम बाप को गिरफ्तार करते हैं तो उस घर का क्या होगा, क्योंकि अर्निंग मेंबर वही है जी। अगर हम घर की कुर्की कर देते हैं पूरा का पूरा, तो वो बच्ची खाएगी कैसे, पिएगी कहाँ से, उसको क्या रिसोर्सेज मिलेंगे, कौन सपोर्ट मिलेगा? फिर वो या तो बेकरी की तरफ जाएगी, या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएगी, या कोई अनवांटेड लोग उसको मिसयूज करेंगे। तो अब ये इतना टिपिकल केस है कि इसमें आप मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता। तो ये होता है कि भाई ठीक है, जो लॉ कहता है कर दीजिए, और फ्यूचर में क्या होगा इसकी चिंता न करिए, क्योंकि ऐसे केसेस जो है कन्विक्शन के तरफ जाते नहीं है। अच्छा जी जी। हाँ, तो अब जैसे रिश्ते को जो लव एंगल से जो है, लव एंगल से जो रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप है जी, तो लिव इन रिलेशनशिप तो एक खतरे की घंटी होने के बावजूद भी, जैसे कोई रास्ते पर लगा हो कि भाई यहाँ डेंजरस है, आगे जाना मना है जी, और फिर भी आदमी आगे जाता है, तो वो गड्ढे में तो गिरेगा। वहां होता यह है कि कोई बंधन नहीं होता। देखिए हमारे समाज में ह्यूमन नेचर को लेकर के सामाजिक बंधन बनाया गया है। ये माना गया है कि कभी हमारा टेम्पर लूज होगा, हम डांटेंगे, कभी हम प्यार करेंगे, कभी हम मानवता दिखाएंगे, कभी हम दोस्ती दिखाएंगे, कभी हम बच्चे पर दया दिखाएंगे, कभी पत्नी पर हम प्रेम दिखाएंगे, और कभी आक्रोश भी दिखाएंगे। तो इस संवेद जो है इंटीग्रेटेड वे में मैरिज होता है जी। लेकिन जब बंधन नहीं होता हमारा, तो उसमें अगर एक बार भी आक्रोश आया तो वो 2 मिनट में खंडित हो जाता है वो रिश्ता जी, जी, जी। और अगर खंडित नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि तुमने ऐसा किया, वो कह रहा है तुमने वैसे किया, अब सवाल ये उठता है
कि अगर ये रिश्ता खंडित हो रहा है तो अभी हम देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम एक वर्णसंकर संस्कृति में जी रहे हैं जी। हम न तो पश्चिमकरण हमारे ऊपर पूरा हावी हो चुका है और नहीं हम अपने पुराने मूल्यों को छोड़ चुके हैं। ठीक बात। हम दोनों के मिक्सचर में जी रहे हैं। तो हम ये तो अपना लेते हैं कि भाई यूरोप में अगर ये लिव इन रिलेशन है तो हम भी लिव इन रिलेशन में रहें, लेकिन वहां यह है कि दूसरे दिन अगर ब्रेकअप होता है तो उसको उसकी कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होता, उसकी कोई बेइज्जती की फीलिंग नहीं होती, समाज उस पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन हमारे यहाँ जब रिश्ता बनाते हैं तब तो बहुत साहस होता है कि हम कैसे साथ रहेंगे, लेकिन जब वो छोड़ता है तो फिर वो समाज का डर उसके सामने आता है, समाज क्या कहेगा, कैसे क्या, तो वो मुकदमेबाजी, उसको जेल भेजवाना, 10-10 साल 5-5 साल रिलेशन में रहने के बाद कहते हैं लोग कि हमको झांसा दे करके हमारे साथ ये घटना कर गई। तो ये सब जो है चीजें ऐसी हैं कि हम अगर लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो हमारा ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि जिस दिन हमारा रिश्ता खराब होगा हम दोनों डिपार्ट करेंगे और अपने अपने रास्ते जाएंगे। ठीक बात। तो ये हमारा जो अभी जो वैल्यू हमारे समाज के जो चेंज हो रहे हैं लेकिन हुए नहीं है, हम ना तो वेस्टर्न है ना ईस्टर्न है, हम बीच में लटके हुए हैं। इस कारण से हम फिर रेवेंज में आ जाते हैं कि नहीं इसने तो हमारे साथ रहा, हमारे साथ हमारे शरीर का उपभोग किया, अब इसका हम मर्डर करेंगे, इसका हम ये करेंगे। तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है। ब्रिटिश आगमन जब हुआ है तो ब्रिटिश आगमन तो वैसे तो स्टार्टिंग तो माना जाता है 31 नवंबर 16 से, लेकिन 17वीं शताब्दी पूरे 17 शताब्दी से लेकर के और आजादी मिलने तक ये 2-2.5 साल का पीरियड जो रहा है, 2-250 साल का, ये अंग्रेजियत आई जिससे महिलाओं को एम्पावर किया गया, महिलाओं को हर जगह जॉब दी गई, क्योंकि उसके पहले मुगल पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक बात कर रहे हैं। तो जब अंग्रेजी पीरियड में आया है तो धीरे तो पहले तो ये हाई क्लास में आया, फिर धीरे धीरे उसके नीचे आया और नीचे आया, आते आते जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है और जो वुमेन का आर्थिक सशक्तिकरण है, ये दोनों चीजें अब कस्बे तक आ गई हैं, गांव तक घुस रही हैं। तो अब जब जहां ही हमारा ये भौतिक बात हमारे दिमाग में आ जाती है, हमारे पास पैसा है, हमारा कोई क्या कर लेगा, तो वो बाप की बात नहीं सुनेगा, वो माँ की बात नहीं सुनेगा, वो समाज की बात नहीं सुनेगा, हमारे पास पैसा है हम जो चाहेंगे करेंगे। तो जहां ये मानसिकता हमारे परिवार में आती है, हमारे समाज में आती है कि हम स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो फिर हम मान्यताओं को तोड़ते हैं। हम मान्यताओं को तोड़ते हैं तो ये विशृंखल होकर के इस तरह की संस्कृति में जीते हैं कि कभी हम माँ को मार देंगे, कभी पिता को मार देंगे। और इसका जो मॉडर्न जो हमारा सोसाइटी है जी, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते। ये टूट चुका है, इंडिया में टूट चुका है। ज्वाइंट फैमिली में टूटता, इसका रिलेशन एक आप सोचेंगे ज्वाइंट फैमिली से इसका क्या रिलेशन है। ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ा रिलेशन ये होता है कि टॉलरेंस, आदमी के अंदर जो टॉलरेंस आता है, जो सहन शक्ति आती है, वो ज्वाइंट फैमिली से आती है। किसी भी बच्चे को कोई भी बाप, कोई भी चाचा, कोई भी भाई, कोई भी भतीजा डांट सकता है, पीट सकता है, समझा सकता है, उसको गार्जियनशिप जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसी बहू बेटी को डांट सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उस जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है। और धीरे धीरे उसके संस्कृति में वो चीज घुस जाती है कि नहीं नहीं जो पेरेंट्स कह रहे हैं मान लो। आज हम यूनिट फैमिली में रहते हैं, अकेले हस्बैंड वाइफ 2 यूनिट हाउस में रहते हैं, 2 कमरे का 2 BHK है, वहां तीसरी का इंटरफेरेंस नहीं है। अब अगर हमारे बीच लड़ाई हो रही है, कोई विवाद हो रहा है, कोई आक्रोश वाली बात है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो आपको समझाए कि अरे भाई ये तो फैमिली में होता रहता है। तो ये सब भी चीजें हैं कि मटेरियलिज्म बढ़ने के साथ साथ, जो कमर्शियलिज्म बढ़ने के साथ साथ ये चीजें भी आई हैं कि हम जहां भी, जैसे मान लीजिए इतने हाई आजकल एजुकेटेड लोग हैं, दोनों आदमी काम करते हैं, दोनों आदमी सुबह जाएंगे, दोनों आदमी आएंगे, 2 कमरे हैं। अगर आकर के शाम को ये हुआ कि भाई तुम चाय बनाओ, कहे तुम बनाओ, हम तो अभी आए हैं, हम थके हुए हैं, आज हमारे पास बॉस ने हमको डांटा है, हमारा मूड ठीक नहीं है, लड़ाई शुरू हो गई, छोटी बात पे लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई शुरू हो गई, आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं तो कोई बंधन तो है नहीं, ठीक है जाओ, तुम नहीं बनाओगे तुम जाओ, हम जा रहे हैं, हमको जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। या लिविंग रिलेशन अगर बिना मैरिज एक आदमी संपर्क बन सकता है तो दूसरे से भी बन सकता है और तीसरे से भी बन सकता है, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है जब तक मैरिज नहीं है।
तो अब इस कारण से ये सब जो इतना चल रहा है इस समय, अब ऑनर किलिंग है। अब आजकल मदर फादर की भावनाएं इतनी हो गई हैं कि नहीं, हमारी बेइज्जती हो रही है। हमारी बेइज्जती क्या हो रही है? अगर सोसाइटी में चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बेटी चाह रही है कि हम दूसरी शादी करें और खुशहाल जिंदगी से, तो आप सेटल कर सकते हैं। लेकिन सारा प्यार तब तक रहता है माँ बाप का, सबका नहीं लेकिन ज्यादा लोगों का, जो इस तरह के घटना में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनका सारा प्यार वहां रहता है कि जो कहे वो करेंगे। लेकिन जब शादी की बात आती है, उसका सारा प्यार जो है पता नहीं कहाँ खोखला हो जाता है, वो रीत जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर वो उसके ऊपर उसकी अपनी जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो ज्यादा हावी हो जाती है कि नहीं, ये तो नहीं होगा, मेरे रहते तो नहीं होगा। कल जिस बच्चे के लिए आप जान देने को तैयार थे कि जो कहेगा वही करेंगे, आज उस बच्चे के लिए आप अपना जो है प्रेस्टीज इशू बनाते हैं। तो इस तरह की बहुत से कई तरह की चीजें हैं। बहुत एक्चुअली इसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आर्थिक उत्थान के साथ जो हमारा सामाजिक फैब्रिक चेंज होता है, इन दोनों को मिलाकर के सारी घटनाएं इस तरह की आती हैं। ठीक बात है सर। अब मैं डॉक्टर आराधना जी से पूछ रहा हूँ। आराधना जी, जो पूरा आप देख रही हैं, आपने रतन सर की बात तो सुनी ली, जो रिश्तों में कत्ल की बात हो रही है, वो क्या आपको साइकोलॉजी बदल गई या लोगों की मनोदशा बदल रही है? आपके प्रोस्पेक्ट से क्या लगता है कि सब कुछ बदलने जा रहा है? अब मतलब भाई अगर सगी बहन को मार दे तो मुझे लगता है कि बड़ा, मतलब फिर उसके बाद तो बहुत खराब स्थिति है। और फिर मारने का भी तरीका होना चाहिए। अभी गोविंद नगर में जो घटना हुई, उसमें करंट लगाया, उसने 24 घंटे अपनी बहन को करंट लगाया, वो तिल तिल करके मरी है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, मतलब क्राइम की, आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत कुछ बदल रहा है या बदल गया है? डॉक्टर आराधना जी, प्लीज आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? जी जी, निसंदेह मानवीय संवेदनाएं कम हो रही हैं, मानवीय मूल्य निरंतर कम हो रहे हैं, सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है। और इन सब की जड़ में कहीं पे पेरेंटिंग या परवरिश को मानती हूँ कि जिस तरह से परवरिश आजकल हम कर पा रहे हैं बच्चों की, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक पेरेंटिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इस समय, जैसे कि रतनलाल सर ने कहा कि सामाजिक रूप से बदल रहा है, सबने सब परिप्रेक्ष्य में बात कर ली, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक। तो ये बात सही है कि जितने तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, उस तरह से जितना तेजी से समय बदल रहा है, हमारी पेरेंटिंग उस स्तर से अडेप्ट नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है। अभी भी हम परवरिश के वही तरीके अपनाना चाह रहे हैं जो कि हमारे पहले की पीढ़ी में चले आ रहे हैं। तो आजकल का जो यूथ कहूँ, वो काफी अवेयर है, एक्सपोज्ड है, उसे बहुत सारी जानकारी है, वो अपना रिस्पेक्ट चाहता है। तो अगर आप उसको ऑथोरिटेरियन तरीके से पेरेंटिंग करोगे कि हमने कह दिया वही करना है, तो शायद अब वो इतना नहीं चल पाएगा। तो और मुझे लग रहा है, जैसे अभी पारिवारिक विघटन की बात हो रही थी कि न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में आए, तो अगर इसको मैं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं, तो मुझे लगता है आज का जो बच्चा है वो सेंटर ऑफ फैमिली है। पूरा ध्यान, अट्रैक्शन, अटेंशन सब वो सीख कर रहा है, सब उसको मिल रहा है। ऐसे में जब हम बच्चे को उसकी जरूरत से पहले चीजें दे रहे हैं, तो वो कभी भी उसमें टॉलरेंस पावर नहीं आ पाती। उसको जब मना किया जाता है, एक तरह से यूँ कहूँ कि वो बच्चे अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं, जो चीजें हैं वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो मैं किसी भी स्तर पे जाके भाई रोको मुझे वो पाना है। जी। तो ये जो फास्ट फूड, फास्ट ड्राइविंग, फास्ट रिएक्शन, जो ये कल्चर आ रहा है, ये बच्चों की इमोशंस को भी गलत तरीके से एक्सप्रेस करना सिखा दे रहा है। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, या पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। कुछ ऐसे आजकल की पर्सनालिटी में मुझे लगता है कि जैसे जो एम्पैथी है, कंपैशन है, जो एक दूसरे के प्रति हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। तो जब हमें कंपैशन ही नहीं है, हमें एम्पैथी नहीं है, तो हम नहीं समझ पा रहे कि दूसरे का दुख दर्द क्या है। और क्योंकि हम एंटाइटल्ड चाइल्ड की तरह बढ़ा रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो बच्चे को फिर हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। और
इम्पल्सिवनेस आ रही है। जो हमें चाहिए वो तुरंत चाहिए। लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस को जज नहीं कर पा रहे, उसे इवेलुएट नहीं कर पा रहे। हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो कलेक्टिवली जो है इस तरह के हादसों को मुझे लगता है प्रमोट कर जाती है। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल जो अभी इससे रिलेटेड है, रतन सर ने भी कहा है कि क्या आपको लगता है जो इस तरह के रिश्तों में जो मर्डर्स होते हैं उनमें क्या लगता है गुस्सा है या अपनों से रंज लेने का, एक बदला लेने का मादा आ जाता है कि हम इनको मार ही देंगे, चाहे वो माँ हो या भाई हो या बहन हो या भाभी हो या जो भी और हो, पिता हो, इस तरह का क्या आपको लगता है कि इस तरह की इमोशंस एकदम एक्टिव हो जाते हैं क्या? हाँ, देखिए सर, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जी कि फिर परवरिश पर घूम फिर के बात आती है कि हम लोग जब परवरिश करते हैं तो हम बच्चे के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, मगर जो इमोशंस रेगुलेशंस हैं, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे मैनेज करना है, उस बारे में अभी भी हमारे परिवारों में बात नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम बच्चे आते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है तो हम डिसमिस कर देते हैं, अरे इतने छोटे बच्चे को गुस्सा क्या आना, अरे इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि गुस्सा है। तो इस तरह के जो हम लोग रिस्पॉन्सेस देते हैं उससे बच्चे इमोशंस जब हमारे उभर रहे हैं, बहुत अराउजल के स्टेट में है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सिखाना भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं परिवार और समाज की है। तो इस सिचुएशन में इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है कि हमारे इमोशंस या तो बच्चे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, पर्सन्स ओवर रिएक्ट कर देते हैं, या वो उन्हें डिसरेगुलेट करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते। और मुझे लगता है सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, काफी केसेस में मेरे ख्याल से एडिक्शन या कोई ना कोई अल्कोहल इन्फ्लुएंस जरूर शामिल होता है। तो जब इस तरह का सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज है, कंजम्पशन है उसका, तो ऐसी स्थिति में हमारा जजमेंट, हमारा डिसीजन मेकिंग, ये सब वर्क नहीं कर रहा होता है। तो हम इम्पल्सिव होकर वर्क करते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे जो भी कृत्य है उसका क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। हमें अभी चाहिए, हमने अभी रिएक्ट कर दिया, हमको आज पसंद नहीं आ रहा है, ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें इमोशनल रेगुलेशन की बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि गुस्सा देखिए बहुत नेचुरल इमोशन है, और इस तरह जिस तरह का स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, मगर उस गुस्से का हमें करना क्या है। बच्चे या तो इंटेंस रिएक्शन देते हैं, बड़े इंटेंस रिएक्शन देते हैं, रोड रेज के केसेस हैं, जरा सा कार टकरा गई तो मुझे लगता है अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो जाती है, क्योंकि एवरीवन इज इन हरी, एवरीवन डजंट नो कि ऐसे अपना कंट्रोल करना है। तो अगर हम इमोशंस के ये इंटेंस रिएक्शंस हैं, ओवर रिएक्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं हम सिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस को लेकर बात नहीं करना चाहते। ठीक बात है। मैं अब रतन सर से पूछना चाह रहा था। रतन सर, आप तो लंबे समय तक इस तरह के केसेस को सॉल्व भी करते रहे, आपको लगता नहीं कि पुलिस को इस तरह के केस खोलने में बहुत होमवर्क करना पड़ता है, फिर उसमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फैमिली मेंबर्स का दबाव भी रहता है कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप किस तरह का पुलिस पे इस तरह का चैलेंज आप देखने जा रहे हैं? जी, आपको मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक उन्नाव का केस था, मैं उन्नाव था। तो उस समय एक आदमी ने अपनी 13-14 साल की बच्ची को मार के जमीन में काट दिया। अरे अच्छा। और उसके बाद वो ऑनर क्लीन टाइप था जी। अब सवाल ये था कि वो कह रहा है कि हमारी बच्ची का गायब है। अच्छा। और सारी परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी हो गई कि खुद ही बता रहा है कि साहब यहाँ हो सकती है लाश, और वहां खोदा गया तो उसकी लाश मिली। अच्छा। तो सारा असेसमेंट और सारा एनालिसिस और सारा एविडेंस ये कह रहा था कि इसी ने मारा है। लेकिन अब कंप्लेनेंट वो है, और ये लॉ ये कहता है कि भाई वो वादी है जी। तो उस वादी को, जिसकी लड़की 13 साल की बड़ी है और उसकी माँ रो रही है, उसका बहन रो रही है, भाई रो रहा है, सब रो रहे हैं, और बाप भी अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ है। अब इस परिस्थिति में मतलब किस तरह से आप बात करेंगे और किस तरह से उससे हम थोड़ा सा टाइट होके या गर्म होकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि जो नहीं जानता है, जो भीड़ लगी है, वो तो ये कहेगा अरे साहब देखिए तो पुलिस जो है ये इसकी लड़की गायब मरी है और पुलिस इसी को टॉर्चर कर रही है।
एक केस आपका और बता रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ नगर एक जी नहीं करिए एक केस और बता रहे हैं आपको। हाँ, सिद्धार्थ नगर में था जी। तो वहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या की जी। और वो छाती पीट पीट के रो रही है कि साहब रात में बदमाश आए थे, हमारे पति की हत्या कर दी। अरे अब ये उसमें भी यही है कि वो रो रही है और चिल्ला रही है और ये कह रही है कि हमारे पति की हत्या हो गई है जी। अब ये बताइए कि इस परिस्थिति में अगर मेरे सारे परिस्थितियों के जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होते हैं वो ये कह रहे हैं कि घटना इन्हीं लोगों ने की है, लेकिन अब हमारे सामने ये समस्या है कि हम वो कंप्लेनेंट है, वो उसके मतलब पत्नी है जिसकी हत्या हुई है, ये जो है जिसका बाप है जिसकी बेटी की हत्या हुई है। तो इस तरह के केसेस में बहुत टिपिकल हो जाते हैं और जब तक हमारे पास एकदम फुल प्रूफ एविडेंस नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। और इसमें तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने दुश्मन को नॉमिनेट कर देते हैं, अपने दोस्त जिसके दुश्मनी चल रही है उसको नॉमिनेट कर देते हैं और कभी कभी हो भी जाता है कि वो जेल चले जाता अगर एविडेंस नहीं मिला लास्ट तक सारे प्रयास करने के बाद। तो वो होता है कि भाई ठीक है, ये तो दो आदमी कह रहे हैं और गवाह दे रहा है, बता रहा है कि साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो पुलिस के सामने बड़ी चैलेंजिंग स्थिति होती है इस समय में, इस तरह के घटनाओं में, कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें। और आपको ये भी बताएं कि जैसे कि आजकल ये पत्नी के द्वारा पतियों की हत्या का एक वेब चल रहा है, वे भी कहेंगे कि रोज रोज सुनाई दे रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। तो आप ये देखेंगे कि एक वक्त था, क्योंकि इतिहास हम लोग पूरा देखे हैं पुलिसिंग का, हिस्ट्री ऑफ पुलिसिंग जो है जी। तो एक हमारा जो डॉरी मर्डर का केस है जी, ये लॉ है, ये 1986 में लागू हुआ। अच्छा, 1986 में दहेज हत्या का कानून बना था आईपीसी में संशोधन करके जी। ये इसलिए बना था कि उसमें ब्राइड बर्निंग के केसेस पीक पर हो गए थे और एवरेज जो उस समय, हालांकि डाटा बहुत अच्छा नहीं था, सारे डाटे नहीं मिल पाते थे, लेकिन फिर भी जो डाटा था वो 1500 से ऊपर पर ईयर हो गया था सारे स्टेट मिला करके। अच्छा। जो प्रीवियस मतलब 80, 82, 83 से तिगुना चौगुना था। तो जब रोज ब्राइड बर्निंग होने लगी तो कानून बना कि भाई इसको डाउरी हत्या का लॉ बनाया गया, अमेंडमेंट हुआ, फिर उसका शुरुआत हुई, उसके बाद उसका कुछ दिन तो सदुपयोग हुआ, फिर धीरे धीरे उसका दुरुपयोग होने लगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज हमको वर्तमान ज्यादा दिखता है, आज वर्तमान दिख रहा है तो पतियों की हत्याएं रोज कर रही हैं, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर थोड़ा देखते हैं जी, तो ये पहले एक पक्षी था, आक्रांता जो है वो एक पक्षी था। अब आक्रांता अब दूसरा पक्षी बहुत जागरूक हो गया है जो विक्टिमाइज होता था जी। अब वो आक्रांता जो है वो द्विपक्षी हो गया है, वायलेट, मतलब वो अब रिएक्ट भी कर रहा है। पहले वो रिएक्ट नहीं करता था। तो ये रिएक्शन का कारण भी यही है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, आदमी कमा रहा है, अपने बूते पर अपनी जिंदगी जी रहा है जी। तो अगर उसको आक्रोश आता है तो उसको अपने बूते पर वो आक्रोश का बदला भी लेता है, उसका लड़ता भी है और वो झेलता भी है उसको जी। तो ये एक सोशल फिनोमेना है, हिस्टोरिकल फिनोमेना है। और इसमें हम देखेंगे कि पहले ये यूनिलेटरल था, एक पक्ष जो है एक पे हावी था, अब धीरे धीरे जो है दूसरा पक्ष भी दूसरे पे हावी हो रहा है। तो ये एक सोशल चेंज है और धीरे धीरे हम यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ रोज ये सब घटनाएं होती हैं। और एक वक्त आएगा कि हम बहुत ही मॉडर्न हो जाएंगे तो सेक्सुअल मॉरलिटी हमारी, जिस दिन हमारी सेक्सुअल मॉरलिटी चेंज हो जाएगी कि भाई आपको जिसके साथ रहना हो चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है, सुबह हम दूसरे के साथ रहेंगे और 15 दिन बाद दूसरे के साथ रहेंगे, उस दिन ये मर्डर वर्डर अपने आप बंद होने लगेंगे, लेकिन इसमें सैकड़ों साल लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सर। जी जी जी। मैं डॉक्टर आराधना जी से पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है क्या इस तरह का एग्रेशन जो आ रहा है?
और आपको लगता है कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं या घटनाएं हो जाती हैं उसमें कोई पहले जो मर्डर करने वाला है वो क्या कुछ इस तरह की इंडिकेट करने लगता है कि हम ये करेंगे फ्यूचर में? इस तरह की कोई आपको लगता है कि इस तरह की साइकोलॉजी डेवलप होने लगती है? आराधना जी आपसे पूछ रहा था। देखिए जी हाँ, देखिए ये तो एकदम स्पष्ट है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया का अपना नकारात्मक प्रभाव रहता है जी, क्योंकि सब चीजें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हाँ, आइडियाज हैं, एक्शंस हैं, सब अवेलेबल हैं। आप एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं बच्चों के टर्म में बात करूं तो एक्सपोजर ज्यादा है। जिस तरह के वो कंटेंट देख रहे हैं एग्रेसिव वाले, तो उनके लिए एग्रेशन के लिए वो डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई उनका जो चीज वो वॉच कर रहे हैं उसमें जो हीरो है या जो मेन कैरेक्टर उसको मन की चीज नहीं मिली, उसने एग्रेशन के थ्रू अचीव कर दी। तो इस तरह के एक्सपोजर से लगता है कि हाँ, एग्रेशन इज अ वन वे ऑफ अचीविंग व्हाटएवर आई वांट। तो ये डिसेंसिटाइजेशन होता जा रहा है एग्रेशन और इस तरह की चीजों के लिए। और मुझे लगता है कि तरीके भी बच्चे बहुत सीख रहे हैं और इस समय जितना मोबाइल एडिक्शन है, जितना एक्सपोजर है, उतने ही बच्चों में और बड़ों में भी मुझे लग रहा है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो ये इसको तो हम नकार ही नहीं सकते कि सोशल मीडिया या मोबाइल का एक्सेस यूज है। और जैसे सर ने बात करी थी उससे भी पूरी तरह से सहमत है, मगर मुझे लगता है ये जेंडर इक्वालिटी का एक विकृत रूप है। ये जेंडर इक्वालिटी मतलब जब है कि पहले एक पक्ष में झुका हुआ था, अब दूसरे पक्ष में झुका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें शिक्षा के जरिए, परवरिश के जरिए इसका जो सही स्वरूप है वो बच्चों तक पहचाना चाहिए। और जो इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो बच्चों तक लाना चाहिए। जो हमें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये शैक्षिक स्तर पे ये सारी चीजें कंपलसरी कर देनी चाहिए। ये रियल मनोवैज्ञानिक जो मुझे कहूंगी कंटेंट है या जो सिलेबस में तो कंपलसरी करा गया है, बट जूनियर क्लासेस में भी होना चाहिए जिससे बच्चों में ये डेवलप हो सके। जी जी बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। सही पक्ष को समझे, समानता का आप मुकाबला कर रहे हो वो तो ठीक है, पर अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है, ये भी तो दृष्टिकोण विकसित ही करना है। तो एग्रेशन है, इन सब चीजों में मीडिया जो एक्सपोजर है मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न था कि क्या वो पहले से कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, तो देखिए पर्सनालिटी पैटर्न्स हैं, व्यक्तित्व के अपने तरीके हैं कि हमारी थिंकिंग पैटर्न है, किस तरह से सोचते हैं, क्या हमारी कोपिंग स्किल्स हैं। ये जिस तरह के हादसे मुझे लगते हो रहे हैं उनमें अगर व्यक्तित्व को देखें तो कहीं ना कहीं इनमें एंटी सोशल ट्रेट्स हैं। एंटी सोशल ट्रेट्स मतलब समाज से जो स्थापित नियम है उनके विरुद्ध काम करना है। तो अगर हम देखें इनके कई चाइल्डहुड हिस्ट्री में जाएं तो शायद इन पर्सन्स के पीछे कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर या कुछ ऐसा बिहेवियर होता होगा, जैसे कि कुछ पर्सनालिटी बच्चों में ऐसी होती है जिनको दूसरों को तंग करने में मजा आता है, वो बुलिंग करते हैं या दूसरे बच्चों को मार के वो खुश महसूस करते हैं, उनकी चीजें ले ली हैं, उनको जो पसंद आया वो उन्होंने कर ली। और इस तरह के जो बच्चों के एक्शंस हैं वो विजिबल हैं, वो पेरेंट्स को भी विजिबल है, मगर पेरेंट्स शायद इसलिए नहीं बोलते हैं कि भाई स्कूल से शायद निकाल दिया जाए, या स्कूल उनको अपने यहाँ से निकाल कर संतुष्ट हो जाता है कि भाई हमने कार्यवाही करी। पर इस तरह के कुछ लक्षण बचपन से शायद कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं और यही बच्चे मुझे लगता है आगे बढ़ के कुछ ऐसे सामाजिक नियमों के विरोध में या विपरीत कृत्य करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो आई थिंक अगर पर्सनालिटी को बचपन से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहे होते हैं एडोलसेंस एज पर भी, चाइल्डहुड पर भी, कि वो किस तरह की उनका कोपिंग स्टाइल क्या है, उनको चीजों को पाने का तरीका क्या है, अपने इमोशंस दिखाने का तरीका क्या है। इससे हमें संकेत मिल भी सकते हैं अगर अवेयरनेस हो। ठीक बात। मैं रतन सर से पूछना चाह रहा था, तो सर पुलिस में आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी पुलिस में अब जैसे साइबर क्राइम हो रहा है तो साइबर थाने आ रहे हैं और इस तरह के रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब ये रोज अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल की मेन घटनाएं हो जाती हैं। सोनम रघुवंशी जो इंदौर की थी उसने तो वेल प्लान तरीके से हत्या की
और हत्या करने के बाद 1 महीने तक मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को डिस्टर्ब कर रखा। तो ऐसे में क्या पुलिस को अपना सिस्टम नहीं बदलना चाहिए? देखिए, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपका है। ये मैडम कह रही हैं इनको सुनाई नहीं दे रहा है, पहले थोड़ा इसका देख लें आप जो है। मैडम कह रही हैं आवाज नहीं आ रही उनको। जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तो ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपका है जी। ये बहुत, देखिए आज का ही अभी आज का हिंदुस्तान का ये खबर है जी कि ये मेरठ और इंदौर और ये जो घटनाएं हुई हैं, तो एक पति ने, जी आज की न्यूज है ये हिंदुस्तान की, कि एक पति ने जान बचाने के लिए पत्नी की शादी उसकी प्रेमिका से करा दी। ठीक है। वो इतना भयभीत है कि ये 3-4 घटनाएं देख करके आज फ्रंट न्यूज है हिंदुस्तान का। नहीं है सर, कि उसने कहा कि भाई तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उससे हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। उसे शादी करा करके उसको विदा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जो मीडिया और इसकी बात कर रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से है कि ये मीडिया देखिए दोनों चीजें हैं उसमें। मीडिया अपना रोल तो बंद नहीं कर सकता। हाँ, आप ये चैनल चला रहे हैं, चैनल तो बंद नहीं कर सकते कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जी। तो एक जमाना था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था और हम इतने सर्कुलेशन में नहीं थे। लेकिन आज हम जो ग्लोबल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड है जी। हम अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पे, कोई चीज हम देखते हैं, कोई चीज सुनते हैं जी, तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे दिमाग पर आता ही है। हाँ। और इस कारण से उसका मतलब निश्चित रूप से जो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर हमारा है, अब देखिए इस समय एटमॉस्फेयर क्या है। इसमें एटमॉस्फेयर अगर आप टीवी खोलते हैं तो जी, तो क्या कभी आपने कोई ऐसा ऐड सुना होगा कि आप माता पिता की बात मानो? हाँ। क्या आपने कोई ऐसा देखा होगा सीरियल जो अपने रेस्पेक्ट करो, अपने मूल्यों को मानो, अपने संस्कारों को मानो? जो भी जितना भी हम देखते हैं वो कमर्शियल देखते हैं कि ये करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाला कहेगा कि इतना मिल जाएगा, इतने स्टार्टअप करेंगे तो आप इतने करोड़ मिल जाएंगे, ये करें। मतलब आपका जो आउटर एटमॉस्फियर है वो टोटल कमर्शियल है जी, केवल पैसा पैसा और पैसे का। तो जब हमारा आउटर एटमॉस्फियर इस तरह का है तो नेचुरली हमारा जो संस्कार और हमारा जो कल्चर है, जो फैमिली को बांध के रखता है, जो इमोशंस को बांध के रखता है, जो आउटब्रस्ट होने पर कोई कंसोल करता है, कोई उसको समझाता है, ये एटमॉस्फियर से बाहर हो गया है। ठीक कर रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मतलब ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। हाँ, तो जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, अब जैसे बच्चा है, जैसे मैडम ने कहा कि बच्चे का पर्सनालिटी का उसका कुछ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत उसको देख नहीं पाते और वो होता जाता है, धीरे धीरे बाद में उसको इस तरह से डेविएंट बिहेवियर करने लगता है। तो सवाल यह है कि हम स्कूल में इस तरह का कोई हमारा मॉरल एथिक्स का कोई कोर्स नहीं है, कोई हम इस तरह का कोई कोर्स कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई वर्कशॉप नहीं करते हैं, कोई केवल रिजल्ट हम रोज देख रहे हैं, केवल परिणाम देख रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में देखिए, यूएस में और यूरोप में ये मैं चूंकि मेरा एक फाउंडेशन है वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन फॉर लीगल अवेयरनेस, मैं लीगल जितने भी वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जितने भी लॉज बने हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज बने हुए हैं उसका अवेयरनेस देने का काम करता हूँ। जी जी जी। अब तक हम लोगों ने करीब 40-45 वर्कशॉप किए हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो हम ये महसूस करते हैं कि जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे जाकर के, तो कोई सोशल सर्वे हमारे इंडिया में नहीं मिलता। जो भी सोशल सर्वे मिलेगा वो या तो यूएस का मिलेगा, या अमेरिका का मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा, या मतलब यूरोप का मिलेगा, लंदन का मिलेगा। तो ये जो क्राइम है ये प्रोफेशनल क्राइम में नहीं आता है, डकैत और लुटेरे नहीं है। कोई एक बार अपने वाइफ का मर्डर करता है तो ऐसा नहीं है कि रोज वो वाइफ का मर्डर करता है। कोई अपने मदर का मर्डर किया है तो ऐसा नहीं है कि रोज वो मर्डर करता है। ये जो सिंगल आइटम, जो सिंगल इंसिडेंट होते हैं, ये सामाजिक परिवेश से उत्पन्न परिस्थितियों से होते हैं, चाहे वो भावनात्मक परिस्थितियां हो चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो।
तो हमारे यहाँ इस पे कोई सर्वे नहीं है, और अगर कोई सर्वे नहीं है तो निश्चित रूप से कोई रिसर्च नहीं है, कोई इस पर वर्क नहीं है। अगर हम मान लीजिए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में कहीं पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत आइसोलेटेड फील्ड है उसका, जो उसको पढ़ा करके और नौकरी पाने के लिए उसको करते हैं। हमारा कोई ऐसा आउटपुट नहीं है सोसाइटी में कि इस पे हम गवर्नमेंट को इस तरह से प्रेशराइज करें कि ये सोशल लॉ है, सॉरी ये सोशल इवेंट है और सोशल क्राइम है, और इस पर कोई सोशल एंगल से कोई लॉ बनना चाहिए, कोई काउंसलिंग बॉडी बनना चाहिए जिसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, सोशोलॉजिस्ट हो, जो उसको कंट्रोल करे, जो उसको काउंसलिंग करे, जो उसको समझाए बताए कि क्या होता है ये ऐसी सिचुएशन में, आप कहाँ जा सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं। तो इस तरह के क्राइम के लिए हमको निश्चित रूप से इस तरह का सर्वे भी होना चाहिए, इस तरह का रिसर्च भी होना चाहिए, और इस तरह का एक सेल अलग गवर्नमेंट का होना चाहिए जो सोशल पुलिसिंग से रिलेटेड हो। जो आप कह रहे हैं कि पुलिसिंग में क्या चेंज आना चाहिए, तो ये सोशल पुलिसिंग का इशू है। और भाई इलिसिट रिलेशन कोई रोज नहीं बनाता कि एक को मार दिया, दो को मार दिया, चार को मार दिया। डकैत और लुटेरे तो रोज करते हैं, साइबर क्राइम रोज करते हैं। तो इन परिस्थितियों में अब देखिए एक बेंगलोर का ऐसा यूनिक केस आया हुआ अभी मेरे ख्याल से 24 का है जी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हैं, डाइवोर्स का इशू चल रहा है, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि फादर जो है अपने बच्चे से हर सैटरडे को मिलेगा। हम जानते हैं वार्ड में शायद ये पहला केस होगा। हाँ होगा सर। तो उस मदर ने 4 साल के बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया कि ना ये रहेगा ना इसका हस्बैंड रोज हमारा हस्बैंड इसे मिलने आएगा। ठीक बात है। अब ये बताइए कि इस तरह की मानसिकता से भी अगर मर्डर हो रहे हैं तो फिर तो मतलब ये लिमिट है इसका, तो कोई अल्टीमेट है ये इस तरह का। तो आजकल इस तरह से भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं, तो ये इसके लिए निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास अब जैसे पूरे इंडिया में 189 या कितने फैमिली कोर्ट्स हैं, और उस फैमिली कोर्ट्स में करीब 12 लाख से ऊपर मुकदमे आज के डेट में लंबित है। अगर आप डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, मेंटेनेंस के लिए फाइल करते हैं, तो साल में 3-4 डेट मिलती है, 1 साल निकल जाता है। तो अगर हमारे पास कोई रिसर्च हो, कोई सोशल इस पे एनालिसिस हो, तो हम इस तरह का सोच सकते हैं कि सारे रिश्ते जब हमारे खराब हो चुके हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की नियत से हम लड़ रहे हैं, हम डाइवोर्स चाहते हैं, और हम डाइवोर्स कोर्ट का सिस्टम है और लॉ का सिस्टम है कि हम डाइवोर्स दे नहीं रहे। तो क्या होगा, 5 साल मुकदमा लड़ेंगे तो नेचुरली उसमें 2 साल लोग तो चले ही जाएंगे। कोई इसको मारेगा, कोई इसको मारेगा। तो इस पे एनालिसिस है, तो इसमें हमारा पुलिसिंग में बहुत चेंज आना चाहिए और लॉ में चेंज आना चाहिए कि ऐसे जो केसेज हैं, तो क्यों नहीं हम, अगर मान लीजिए रोज मर्डर झेल रहे हैं हम इस तरह के, तो क्यों नहीं हम लॉ ऐसा बनाए जिससे थोड़ा रिलैक्स हुआ हो कि भाई ठीक है, अगर हमारे रिश्ते खराब हैं तो हम सेपरेट हो ले, ताकि मर्डर तो ना हो। ठीक बात है। तो इस तरह से बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती जा रही है जी। और इसमें लेकिन मैं ब्रॉडली ये कहूंगा कि एक सोशल पुलिसिंग का और सोशल एनालिसिस का मतलब वो पुलिसिंग केवल पुलिसिंग दरोगा वाली नहीं होनी चाहिए कि जाकर पकड़ के बंद कर दे। वो पुलिसिंग वो होनी चाहिए कि कैसे हम इस समस्या को सॉल्व करें और इसको कैसे हम प्रिवेंट करें, क्योंकि लॉ में कहीं प्रिवेंशन का कोई नहीं होता। लॉ में तो ये होता है कि अगर आप करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, प्रिवेंशन का नहीं होता है। प्रिवेंशन का सोशल सब्जेक्ट में होता है कि आप जैसे कोई चीज है तो क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो जरूरी है आज की पुलिसिंग के लिए और लॉ के लिए जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ चेंज लाने की बहुत बड़ी जरूरत है इस समय। ठीक बात है। मैं डॉक्टर आराधना जी से पूछना चाह रहा था, आराधना जी क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स भटक गए हैं? ये जो रतन सर कह रहे थे कि जो संयुक्त परिवार वाला एक जो कंसेप्ट था इंडियन सोसाइटी में वो खत्म हो गया है, कहीं आप देख रही हैं इसका भी कोई बहुत असर देख रही हैं क्या बच्चों में और किशोरों में? क्या ये खासकर डेवलप हो रहा है क्या कि हमारे मदर फादर तो चले जाते हैं, हमारे मदर फादर तो बातचीत नहीं करते एक दूसरे में, तो हम कहाँ करें? तो इस तरह की जो टीस है वो कहीं कहीं आप बच्चों में और किशोरों में देख रही हैं क्या? बहुत धीमी आ रही है। जी आराधना जी कैरी ऑन।
जी देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। बात से मैं सर की बात से ये, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन डॉक्टर साहब। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सर की बात से सहमत हूँ कि आजकल जो भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, वो बहुत सारे कारणों का कॉन्सिक्वेंसेस है। वो बहुत जाने अनजाने बहुत लंबे समय तक कारण चल रहे हैं। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो एक क्लिनिकल मॉडल होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, फिर हम उसको सुधार रहे हैं। एक प्रिवेंटिव मॉडल है कि जिसमें हम समस्या को उभरने ही ना दें। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें, और इसमें भी जरूरी हो जाता है स्कूल फैमिली पार्टनरशिप, क्योंकि सिर्फ परिवार को ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल या ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूल का अपना रोल है, परिवार का अपना रोल है। अगर परिवार में अगर आप देखें कि इस समय न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके पास खुद समय कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि हमें कभी भी पेरेंटिंग सिखाई नहीं जाती है। हमको नहीं पता हम बच्चे के संग क्या कर रहे हैं, कैसे हम कौन से गुण डेवलप करें, क्या हम फ्लैग साइंस हैं जो पहचाने। और अभी भी प्रोफेशनल हेल्प को लेना एक मैं कहूंगी कि मिथ है कि नहीं जाना है, एक रोक है, इनहिबिशन। तो पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है और वो भी नहीं जाना चाहते प्रोफेशनल हेल्प के लिए। तो पारिवारिक बहुत सारे कारण हैं। और अगर हम इस तरह की वर्कशॉप करें स्कूल फैमिली पार्टनरशिप के लिए, या पेरेंट्स को बता सकें कि बच्चों में कैसे हम इमोशनल और सोशल स्किल्स डेवलप करें, कैसे हम उन्हें हेल्दी कोपिंग स्किल्स सिखाएं, तो शायद ये एक तरीका हो सकता है जिसमें कि हम इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट कर सकें। और हालांकि इसमें बहुत लंबा समय है कि अब जिन बच्चों पे काम होगा वो अब धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक गुणों को बहुत जल्दी ना बदला जा सकता है, ना डेवलप करा जा सकता है, मगर एक कोशिश तो जरूर की जा सकती है। ठीक बात करें। मैं रतन सर से पूछना चाह रहा था, इस तरह के जो विद इन फैमिली जो प्रॉब्लम होती है, या मर्डर्स होते हैं, या सुसाइड होता है, उसमें गवाही भी एक बड़ा पार्ट है पुलिस में, वो सफर करती होगी। आपके लिए फाइनल रिपोर्ट लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता होगा। तो इस तरह का ये जो झंझावात है, या कह लीजिए जो कठिनाइयां हैं, अब इनको पुलिस कैसे मैनेज करती है, ये मैं जानना चाह रहा था। जैसे सोनम रघुवंशी के कांड में हुआ है इंदौर में, दोनों पुलिस यानी मेघालय और एमपी की पुलिस पेंडुलम की तरह मूव करती रही, पेंडुलम बन गई थी। उसे यही समझ में नहीं आ रहा था यहाँ मर्डर हुआ कि वहां हुआ, किसने मारा उसके हस्बैंड को कुछ पता नहीं चल रहा था। अल्टीमेटली 1 महीने के बाद वो आइडेंटिफाई हो पाया कि उसकी वाइफ थी, उसके 3-4 और लोग थे। वो सब सारी चीजें बाद में आई। तो इतनी मुश्किल जो आई है, वो मतलब इतने एडवांस होने के बाद भी इतनी मुश्किल आ रही है इस तरह के केसेस को आइडेंटिफाई करना या उसको खोलना। तो आपको क्या लगता है कि कहां पर दिक्कतें आ रही हैं अभी पुलिस को? दिक्कतें तो ये जो फैमिली क्राइम होता है ये अपने आप में दिक्कत तलब होता है। कारण ये कि हमको ट्रेडिशनल पुलिसिंग अगर देखते हैं तो होता है कि एक एफआईआर होती है, एक कंप्लेनेंट होता है। ठीक बात। कंप्लेनेंट का आईओ बयान लेता है पूरा, और वो जो बताता है कि इसके सामने ये घटना हुई। अब ऐसे में ये एफआईआर होती है कि साहब ये घटना हो गई है। हाँ। अब मान लीजिए घटना हुई, उसकी हत्या हो गई, और दूसरे लोग दूर बैठे हैं, उनको सूचना मिलने पर वो आए, और सूचना मिलने पर आए तो उनके पास कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जो उन्होंने देखा हो, लेकिन वो कंप्लेनेंट बनेंगे, वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। माने उनकी लड़की के साथ हादसा हुआ, उनके लड़के के साथ हादसा हुआ, और जब उनको ज्ञान हुआ कि इस तरह घटना हुई है तो आके एफआईआर लिखाएंगे। अब एफआईआर भी समस्या है कि कैसे लिखाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई विटनेस नहीं। ठीक है। तो वो अपनी पूरी घटना लिखाते हैं। अब आता है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। आईओ के लिए समस्या होती है कि इसमें कोई विटनेस नहीं, हम पूछे किससे। तो थोड़ा ये चीज है कि जितना ही इंटरनेट हमारे लिए अभिशाप है, उतना ही वरदान। ये हम 50-50 मानते हैं इसको, कि जितना ही बड़ा अभिशाप है उतना ही बड़ा वरदान भी है। ठीक बात। क्योंकि आजकल आदमी बिना इंटरनेट के जिंदा नहीं है। इंटरनेट मतलब मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड के बिना जिंदा नहीं है।
तो फिर हम उस पे लगते हैं कि अब मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट नहीं है, मान लीजिए कमरा बंद है और कोई डेड बॉडी हमको मिली है, हमने सूचना मिली, सोसाइटी के लोगों ने सूचना दिया, पुलिस आई, तोड़ा ताला और निकाला डेड बॉडी। अब कोई कंप्लेनेंट नहीं है, फिर भी हमको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि क्राइम इज ऑलवेज माना जाता है, क्राइम ये स्टेट के खिलाफ होता है। जी जी। तो स्टेट बनाम सारे मामले होते हैं, तो स्टेट क्राइम को दर्ज कराएगी। स्टेट का दर्ज कराने का मतलब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम दर्ज कराएगा, हमारा इंस्पेक्टर दर्ज कराएगा, वो वादी बनेगा। तो थोड़ा इसमें जो हमको हेल्प मिलता है वो परिस्थिति जन साथ जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, कि हमारा एक सेंस होता है कि हम कैसे माने कि ये गला दबा के हुआ है, मर्डर हुआ है, किसने किया, कब कौन आया, कितनी देर तक ये साथ में था, कहाँ से आया था, कहाँ गया था, 3 दिन पहले किसके साथ था, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन इंटरनेट आजकल थोड़ा हल्का कर दिया है मेरा काम, कि उसका जो हम कॉल डिटेल देखते हैं, किसके साथ बात हुई, कौन आया था, कितना हुआ था, किस टावर से बात हुई, तो इन सब चीजों से हमको हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये केवल क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब ये कि उस समय हमने चार्जशीट लगाने के दृष्टिकोण से केस को वर्कआउट करके और अपना सब फाइंडिंग दे करके चार्जशीट लगा देते हैं। लेकिन जब ट्रायल पर केस आता है तो वो कहता है साहब मुझे कोई ज्ञान नहीं, कंप्लेनेंट कहता है साहब हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराया, कोई उसका विटनेस होता है वो कहता है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम केवल अपने लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब डिमांड ऑफ लॉ जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, डिमांड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, डिमांड ऑफ पुलिसिंग है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम चार्जशीट लगाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि उसको हम प्रोसिक्यूशन के सारे पैरामीटर पर खरे उतर जाएं, सारा एविडेंस हमारा सामने आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। वो सब बाद में जाकर के वो केस निश्चित रूप से या तो फाइनल रिपोर्ट में जाता है या फिर वो एक्विटल में जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस तरह की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस सोशल इशूज पे जितने भी मर्डर होते हैं इसके लिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। जो अगर सबूत हमारे पास नहीं है लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, तो उसमें हमको प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन कराने में बहुत सुविधा होगी। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। मैं डॉक्टर आराधना जी से पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब जो फैमिली में इस तरह के रिश्तों का कत्ल हो रहा है, मैं आपसे अब जानना चाह रहा था कि पेरेंट्स क्या करें, सोसाइटी क्या करे, कुछ टिप्स दीजिए इस पर लगाम लगाई जा सके, कुछ रोकथाम हो सके, कुछ मॉरल वैल्यूज पर कहीं नहीं दबाव बन सके कि भाई इस तरह करेंगे तो हम सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की कुछ चीजें आप कुछ टिप्स बताइए, पेरेंट्स क्या करें, फैमिली क्या करे और सोसाइटी क्या करे, कुछ टिप्स आपसे अपेक्षा कर रहे हैं सर। डॉक्टर आराधना जी। जी देखिए, इस तरह की समस्या को हैंडल हर स्तर पर किया जाना जरूरी है, पारिवारिक स्तर पे, और पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे बड़ा पेरेंट्स का मुझे लगता है कि उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में एक पॉजिटिव रोल मॉडल दिखाना पड़ेगा जी। क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा जो मेरे पास चिल्ड्रंस आते हैं बहुत एग्रेसिव हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, उनमें 60 से 70% केसेस होता है कि वन ऑफ द पेरेंट इज ऑल्सो एग्रेसिव, या वो भी उनके जो जिंदगी के देखने के तरीके या समस्याओं से निपटने के तरीके वो खुद ही अनहेल्दी हैं। तो जब पेरेंट्स ही अच्छा रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे, वो अपने तरीकों में बदलाव नहीं कर पाएंगे, रिश्तों को बच्चों को सिखाने से पहले खुद ही पेरेंट्स को उन रिश्तों को महत्व देना सीखना है, उनको कनेक्शन करना सीखना है। तो अगर अच्छा रोल मॉडल देना बहुत जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि बच्चों को हेल्दी कोपिंग स्किल्स सिखाएं। हेल्दी कोपिंग स्किल्स हो सकती है कि हमें बात करनी है, हमें बुक्स पढ़नी है, हमें कुछ स्पोर्ट्स में जाना है। अनहेल्दी कोपिंग स्किल है किसी एडिक्शन में आ गए, स्क्रीन टाइम में देर तक देख रहे हैं, या फिर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बहुत तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो हमें बच्चे की कोपिंग स्किल्स को समझना है और उसकी अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स को हेल्दी कोपिंग स्किल्स की तरह हम बता सकते हैं कि बेटा मुझे लगता है वैलिडेशन करके ये चीजें सिखा सकते हैं। वैलिडेशन मतलब
कि अगर बच्चे में आप एग्रेशन देख रहे हो तो पहले तो हमें ये बताना है कि भाई सिचुएशन में एग्रेशन होना या गुस्सा आना स्वाभाविक है। जब भी हमारे मन की बात नहीं हो रही है तो गुस्सा आना ठीक है, मगर उस गुस्से को हमें सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस कैसे करना है ये पेरेंट को सिखाना पड़ेगा। ठीक बात। हम लोग अधिकतर इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं, डिसअप्रूवल कर देते हैं, नहीं कोई बात नहीं है। अरे गुस्से में एक बहुत कॉमन सी बात है जो एक मुझे लगता है भारतीय परिवार में इमोशनल या मेंटल चीजों को संभालने का तरीका था, सो जाओ सरदर्द ठीक हो जाएगा, जाओ अकेले में जाओ थोड़ी देर घूम आओ सही हो जाएगा। तो ये सब हम उसे अवॉइडेंस या सेपरेशन सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को इमोशनल रेगुलेशन पे बात करनी चाहिए, एक अच्छा रोल मॉडल देना चाहिए और पॉजिटिव पेरेंटिंग, मतलब हमें बच्चों से कनेक्शन बनाना है और बच्चे को हमें परवरिश का सिर्फ एक ही उद्देश्य सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं है कि हमने उसे खाना दे दिया, अच्छी एजुकेशन दे दी, वैल्यू देना, संस्कार देना ये भी परिवार की ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मुझे लगता है अवेयर पेरेंट्स का होना जरूरी है। दूसरी चीज, जितने भी रेड फ्लैग्स होते हैं, कभी भी आपको बच्चे को लगता है कि उसके व्यवहार में अचानक से कोई परिवर्तन आ रहा है, उसमें उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगा है, अकेले रहना पसंद कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के ये कुछ संकेत हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत बच्चे के ऊपर ध्यान देना है और मुझे लगता है हिचकिचाना नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेने से, क्योंकि कहीं प्रोफेशनल हैं जो आपको इन चीजों को यही केटर करा जा सकता है, इन्हें मैनेज किया जा सकता है। सोसाइटी के लिए भी ये कहेंगे कि सब अकेले से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सब यूनिट की तरह काम अगर करेंगे और बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, सही स्किल सिखानी है, तो इसमें सोसाइटी का भी अपना रोल है और स्कूल उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर एक कलेक्टिव वे में कोई एफर्ट्स करा जाए तो डेफिनेटली हम लोग चेंज को एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं रतन सर से पूछना चाह रहा था, सर इस तरह के क्राइम को रोकने का एक कोई फार्मूला बताइए कि सोसाइटी में ये एक प्रेशर भी बन पाए और उन्हें लगे कि हम अगर पकड़े गए तो हम बहुत मारे जाएंगे। कुछ एक फार्मूला दीजिए सोसाइटी को और फैमिलीज को और पेरेंट्स को। जी ये इसमें देखिए, जैसे जो मैडम कह रही हैं मैं उससे 100% सहमत हूँ जी, लेकिन भारत की आबादी इस समय 140 से ऊपर हो गई है करोड़। हाँ, हो गई सर, हो गई। और 30-35 करोड़ फैमिली, अगर हम 4 का एवरेज मानते हैं तो 35 करोड़ फैमिली हमारी है। हाँ, जो मैडम कह रही है वो सही बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन 35 करोड़ फैमिली के गार्जियंस को कैसे हम एडुकेट करेंगे कि आपको पेरेंटिंग कैसे करना है, आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो इसके लिए तो यही होता है कि जब कोई फ्लो गवर्नमेंट से होता है, जब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई फ्लो होता है कि आपको ये करना है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई फ्लो होता है कि आपको ऐसे करना है, तो फिर सभी लोग उसको करते हैं, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। और केवल जैसे इस तरह से जब बातें होती है कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए, तो आप हम किसको कह रहे हैं, मतलब हम किस पेरेंट को बोल रहे हैं, या जो पेरेंट हमारे पास आएंगे उनको हम बोलेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई हमारा, बाकी जो आप कह रहे हैं फार्मूला, देखिए फार्मूला में अब क्या है, फार्मूला को पेरेंट्स को, जो मैडम कह रही है बहुत सही है कि पेरेंट्स को बहुत ही अलर्ट होना, जानना, परिस्थितियों को समझना, बच्चे को समझना, ये सब बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे आपको एक चीज बताएं, अभी हमारा इंडिया का एक एजेंसी है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एक ही एजेंसी है जो पूरा गवर्नमेंट क्राइम को कलेक्ट करती है। एक सेकंड के लिए हम उठ जाए, बाहर बारिश हो रही है, आवाज आ रहा है, हम बंद कर दें दरवाजा। जी क्यों? एक सेकंड में ब्रेक लेकर। नहीं, कोई बात नहीं सर, हम फिर आवाज आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज ठीक है रतन सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कभी आपसे जुड़ेंगे। आपने डॉक्टर आराधना गुप्ता जी की बातों पर कहीं ना कहीं फॉलो कर दिया है और उसको ही एक थोड़ा सा मॉडल बना दिया है। सोसाइटी को भी ये सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि
चीजें धीरे धीरे बदली जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदली जा सकती हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में बदली तो जरूर जा सकती है, क्यों नहीं बदली जा सकती है। सोसाइटी में जो सोशल चेंज आता है वो सोसाइटी के द्वारा भी आता है। हाँ जी, फैमिली के द्वारा सबसे बड़ी तो चेंज का जो एजेंसी होती है वो फैमिली होती है। जी जी जी। फैमिली बच्चों को गाइड देती है, गाइडेंस देती है उसको वो करने के लिए। जी जी। इसके बाद हमारा जो अपना सोशल जो ट्रेडिशंस होते हैं वो रोकते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो नई नई मान्यताएं आएंगी तो आदमी सोचेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन ये जो है इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है जी, वो मैं यही मानता हूं कि इस तरह के क्राइम में जो फैमिली क्राइम इस तरह के हो रहे हैं, इसमें आजकल पेशेंस नहीं है किसी के पास। कोई अपना इसका पेशेंस न होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई थर्ड पर्सन उसके पास नहीं होता जो उसको किसी भी तरह से कूल डाउन करे। ठीक बात है। और ये जो हमारा समाज का जो भौतिकवादी दृष्टिकोण आ रहा है जी, कि हम इसको मार के दूसरे शादी कर लेंगे, इसको रख करके हम यहाँ चले जाएंगे तो ये और बच जाएंगे, उसके दिमाग में भी आ रहा है कि हम बच जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं तो ये हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे इसमें चेंज आ सकता है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म फार्मूला इसका नहीं दिया जा सकता है। ठीक बात है। रतन सर और डॉक्टर आराधना जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत सारी चीजें आपने टिप्स भी दे दिए हैं कि जो रिश्तों का कत्ल हो रहा है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान अगर रख लिया जाए पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा लगाम तो लगाई जा सकती है, रोका तो जा ही सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए विषय पर और नई डिबेट पर फिर आपके साथ शामिल होंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। आपने देखा हमारे दो मेहमान डॉक्टर आराधना गुप्ता जी और पूर्व आईपीएस रतन कुमार श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। जो रिश्तों का कत्ल हो रहा है, आपस में ही सारी हत्याएं की जा रही हैं। अब एक चलन बढ़ गया है, लोग डरने भी लगे हैं कि भाई आखिर क्या है। तो आपको समझना होगा कि हमें पहले से ही बच्चों को देखना होगा। उनमें इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि वो एग्रेशन उनमें दिखने लगता है। अगर दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपकी समस्या का निदान करेंगे। उससे रोकिए नहीं, आप बच्चे को रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, और उससे कम्युनिकेशन बढ़ाइए। सब सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगी तो सारी चीज़ें खत्म होने लगेंगी। रही बात रतन जी की, तो उन्होंने एक बात कही कि पुलिस को भी अपने में बदलाव करना चाहिए। जैसे साइबर क्राइम हो रहा है तो अपने थाने खोल दिए हैं, वो इसी तरह ये सोशल प्रॉब्लम है, तो इसको भी एड्रेस करने के लिए नए सिस्टम को इख्तियार करना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए एजेंडे में हम आपके साथ शामिल होंगे। नमस्कार।